हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राशिद वीडियो लैब। और मैं हूं आपका राशि सर। तो आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले मैं इसका 2 पार्ट में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो 50 क्वेश्चन था उसको पार्ट 2 में करवा चुका हूँ, यह पार्ट 3 है। और आज का सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आज के सेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आएंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी की आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आज का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र से बाहर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। यहाँ पे बोला गया कि कोई एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा गया? वक्रता केंद्र से बाहर रखा गया। तो देखिए यह एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या है? P है, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? F है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये पे फोकस हो गया और ये उसका वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वक्रता केंद्र से बाहर जब रखेंगे वस्तु को, तो वक्रता केंद्र से बाहर कहाँ पे रख सकते हैं? एक तो वक्रता केंद्र से बाहर रखेंगे तो यहाँ पे वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच में होगा, या फिर वक्रता केंद्र से बाहर वस्तु कहाँ पे हो सकता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो सकता है। तो जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र से के बाहर रखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं कोई डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। वक्रता केंद्र से बाहर बोला गया है, तो वक्रता केंद्र से बाहर दोनों तरफ हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहीं पे भी रखते हैं तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अगर ऑप्शन अगर सही से पढ़ेंगे तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे कि क्या कैसे, कि बी नंबर ऑप्शन देखते हैं कि बी नंबर ऑप्शन ये है कि वास्तविक है, सीधा है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं होता है, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ ऐसे ही कट जाएगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा और बड़ा, तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही केस में आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? मैं आपको दोनों सेशन में बताया हूँ। अगर नहीं देखे हैं मेरा वीडियो को तो आप पिछला सेशन जा करके देख सकते हैं। वस्तु को जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसलिए यहाँ पे जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि वस्तु को वक्रता केंद्र से बाहर रख रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये ऑप्शन जो है ना स्पेशल केस का हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट होगा। आभासी उल्टा, देखिए आभासी प्रतिबिंब अगर होगा तो वो उल्टा नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, कौन सा? वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र से बाहर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा एवं छोटा बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी गोलाकार दर्पण का फोकस किस बिंदु के बीच स्थित होता है? किसी गोलाकार दर्पण का फोकस किस बिंदु के बीच स्थित होता है? गोलाकार दर्पण का मतलब गोलीय दर्पण होता है, जो कि कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। यहाँ पे 10th क्लास में गोलाकार दर्पण हम लोग अगर पढ़े हैं तो 2 तरह का पढ़े हैं। एक कौन सा? अवतल दर्पण पढ़े हैं और दूसरा क्या? उत्तल दर्पण पढ़े हैं। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलाकार दर्पण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोला का ही हिस्सा होता है। इस गोले को ही काट करके ही अवतल और उत्तल दर्पण को बनाया जाता है। तो यहाँ पे बोला है किसी गोलाकार दर्पण का फोकस किस बिंदु के बीच स्थित होता है। तो फोकस क्या होता है? जैसे कि ये एक अवतल दर्पण है, गोलाकार दर्पण बोला है तो अवतल दर्पण ले लेंगे। तो फोकस क्या होता है कि ये वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? ध्रुव होता है। और ये वाला पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है। और ये वाला पॉइंट क्या होता है? सी, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा कि किसी गोलाकार दर्पण का फोकस बिंदु किस किस
किस बिंदु के बीच स्थित होता है? तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। देखिए ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र के बीच में है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे क्या है? फोकस स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। ध्रुव एवं वस्तु, ध्रुव एवं वस्तु, वस्तु क्या है? वस्तु तो कहीं पे भी हो सकता है। वस्तु एवं प्रतिबिंब, ये बिल्कुल गलत है। फोकस क्या होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये फिर से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ये। यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग 8 से लिखते हैं, कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? तो एफ बराबर कितना होगा? एफ कितना हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, और तो इसलिए फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर नहीं तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो एफ बराबर r/2 होता है, तो आर हम लोग को क्या निकालना है? एफ निकालना। तो एफ बराबर कितना दिया हुआ? आर बराबर कितना दिया हुआ है? 60, अब बटे में 2, तो बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है परावर्तन में, क्या बोल रहा है? परावर्तन में अभिलंब किस बिंदु पर खींचा जाता है? अभिलंब जो है किस बिंदु पर खींचा जाता है? जब परावर्तन होता है तो अभिलंब जो होता है किस बिंदु पर खींचा जाता है? तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण में यहाँ पे परावर्तन खींचते हैं। यहाँ पे जैसे कि कोई एक किरण आया, जिसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण जब दर्पण पे आपतित होती है, आपतित होने के बाद यहाँ पे जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और यही आपतन बिंदु से क्या होता है? परावर्तित होकर के जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस चल जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। तो ये जो अभिलंब खींचा गया, लंब जो खींचा गया, अभिलंब या लंब बोलिए, ये जो नॉर्मल खींचा गया, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, ये लंब कहाँ पे खींचा गया है? ये लंब जो खींचा गया है इसी आपतन बिंदु पर ही खींचा गया है। तो लंब जो होता है परावर्तन में कहाँ पे खींचा जाता है? आपतन बिंदु पर खींचा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। फोकस पे नहीं होता, वक्रता केंद्र पे नहीं, ध्रुव पे नहीं। कहाँ पे हम लोग अभिलंब खींचते हैं? आपतन बिंदु पे खींचते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा बच्चों? बी नंबर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दर्पण सूत्र किस दर्पण पर लागू होता है? दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है? अगर आप पढ़े हैं तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो दर्पण सूत्र किस दर्पण पे लागू होता है? तो दर्पण सूत्र जो होता है केवल समतल दर्पण के लिए लागू नहीं होता। समतल दर्पण में हम लोग दर्पण सूत्र नहीं लगाते हैं, केवल गोलाकार दर्पण, केवल किसमें? केवल उत्तल दर्पण के लिए नहीं लागू करते हैं। केवल यहाँ पे पूछा, सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए लागू होता है, सिर्फ अवतल दर्पण के लिए लागू होता है? नहीं, यह जो दर्पण सूत्र है उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए लागू होता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? केवल गोलाकार। गोलाकार में दोनों आ जाएगा, अवतल भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? उत्तल भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे गोलाकार दर्पण बोला है तो अवतल और उत्तल दोनों तरह का दर्पण हो जाएगा। तो गोलाकार दर्पण में दर्पण सूत्र लागू होता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन मैं लेके आऊँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2027 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीट है, क्योंकि जब भी परावर्तन होता है तो परावर्तन का नियम क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब आपतन कोण जितना होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि आपतन कोण ही 0 डिग्री है, तो जब आपतन कोण 0 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर चैप्टर पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मेरा वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा और मजबूत हो जाएगी, और आप साइंस में 90+ नंबर आसानी से लेके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन का अर्थ है। तो आप अगर मेरा 2
सेशन को अगर नहीं देखें तो आप जाकर के देखिएगा, मैं उसमें भी बताया हूँ कि समतल दर्पण में एक विशेष गुण पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पार्श्व परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो इसमें क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, जब वस्तु का दायां हिस्सा किधर प्रतिबिंब में बाएं तरफ दिखने लगेगा और वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब में बाएं तरफ दिखने लगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब लेफ्ट राइट का परिवर्तन हो जाता है, दायां बायां का परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। तो ऊपर नीचे परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन नहीं बोलते हैं, क्या दायां बायां परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। अगर इस चीज़ को अगर करना चाहेंगे तो समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, जब आप देखेंगे कि जब दायां वाला हाथ को अगर आप खड़ा कर रहे हैं तो लगेगा कि बायां हाथ खड़ा हो रहा है, जब बाएं वाले हाथ को खड़ा कर रहे हैं तो लगेगा आपका कि दायां हाथ खड़ा हो रहा है। तो दायां और बायां जब आपस में परिवर्तन होता है तो इस गुण को, समतल दर्पण के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, लेटरल इन्वर्जन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण से समांतर किरणें परावर्तित होकर कहाँ मिलती है। जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में समांतर किरणें, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारा किरण ले रहे हैं, तो ये समांतर किरणें जो है परावर्तित होकर के कहाँ पे मिलती है। तो जितने भी अवतल दर्पण से किरणें समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित होती है तो परावर्तित होकर के कोई एक बिंदु पे कटती है, मिलती है, जिसका नाम क्या है, फोकस है, जिसका नाम क्या है, फोकस है। तो फोकस तो कहाँ पे कटती है, परावर्तित होकर के कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, ध्रुव पे नहीं मिलती है, फोकस पे मिलती है, वक्रता केंद्र पे नहीं, अनंत पे नहीं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश का नियमित परावर्तन देता है। नियमित परावर्तन बोल रहा है, तो खुरदरी दीवार जो है, कोई भी खुरदरी सतह जो है वो नियमित परावर्तन नहीं देगा। वो किस तरह का परावर्तन देगा, खुरदरी, वो विसरित परावर्तन देगा। क्या, विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पे कागज़ नहीं, कपड़ा भी नहीं, ये क्या, चमकदार दर्पण में क्या होगा, नियमित प्रकाश का परावर्तन होगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण का मुख्य लाभ क्या है। उत्तल दर्पण का जो मुख्य लाभ जो है उसका क्या है, उत्तल दर्पण का फायदा क्या है। बड़ा प्रतिबिंब बनना, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर मेरा 2 सेशन को अगर देख रहे हैं तो उसमें भी बताया हूँ कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा होगा, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वो वस्तु से छोटा बनता है। तो अधिक क्षेत्र वास्तविक प्रतिबिंब बनना, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर अगर नहीं पता है ना कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो आप ऑप्शन से खेल जाइए। ऑप्शन से खेल जाने का मतलब ये है कि आप चारों ऑप्शन पहले पढ़िए। सबसे पहले बड़ा प्रतिबिंब बनना, तो उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये नहीं होगा। सीधे अब अधिक क्षेत्र दिखाई देना, ये हमको नहीं पता है ना, चलिए इसको होल्ड में रखते हैं। सी नंबर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनता ही नहीं है। उस उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा और छोटा बनता है। प्रकाश को एकत्रित करना, प्रकाश को एकत्रित उत्तल दर्पण नहीं करता है। प्रकाश को एकत्रित क्या कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को, जैसे कि बहुत सारा प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो उसको परावर्तित करके कोई एक बिंदु पे क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। तो ये काम किसका काम होता है, अवतल दर्पण का काम होता है। इसलिए ये भी ऑप्शन है। बचा कौन, बचा ये अधिक क्षेत्र देना। आप याद रखिएगा इस बात को कि उत्तल दर्पण का जो फील्ड व्यू जो होता है, उसका जो दिखाई देने का जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक क्षेत्र में दिखाई देगा वो। ठीक है, जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वाहन है, बहुत बड़ा वाहन को भी आप उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका फील्ड व्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अधिक क्षेत्र में दिखाई देना ये किसका गुण है, इसका फील्ड व्यू। उत्तल दर्पण का फील्ड व्यू जो है, उसका क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आप देख सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी दर्पण का आवर्धन +1 है तो वह दर्पण होगा। ठीक है, +1 आवर्धन 1 होगा। आवर्धन अगर 1 हो रहा है तो आवर्धन 1 जो होता है सिर्फ किस में होता है, समतल दर्पण में होता है। किस में होता है, समतल दर्पण में हमेशा आवर्धन का मान क्या होता है, +1 होता है। क्यों होता है, आवर्धन होता क्या, आवर्धन जिसको हम लोग m से लिखते हैं, आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे प्रतिबिंब लिख सकते हैं, और वस्तु की दूरी,
वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वो क्या होता है, दोनों समतल दर्पण में बराबर होते हैं, इसलिए उसका मान जो है कितना आ जाता है, +1 आ जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। समतल दर्पण में क्या होता है कि आवर्धन का मान जो है +1 होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब सदैव होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं इस चीज़ को मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो वास्तविक होगा तो उल्टा ही होगा, ठीक है। वास्तविक कभी भी सीधा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रकाश की किरण दर्पण पर किस दिशा में गिरती है। प्रकाश की किरण जो है दर्पण पर किस दिशा में गिरती है। जब प्रकाश की किरण जो है दर्पण पर किस दिशा में गिरती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लेते हैं कोई एक दर्पण है, तो दर्पण जो होता है, दर्पण में जो प्रकाश की किरण जो पड़ेगी, जैसे मुख अक्ष है, तो दर्पण में जो प्रकाश की किरण जो पड़ेगी वो किस दिशा में गिरेगी, ये आपतित किरण की दिशा में गिरेगी। किसमें, आपतित किरण की दिशा में क्या होती है, गिरती है। ये आपतित किरण की दिशा होती है। दर्पण में जो प्रकाश जो गिरेगी वो किस दिशा में गिरेगी, आपतित किरण की दिशा में गिरेगी। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वस्तु अगर अनंत पे हो, कहाँ पे, वस्तु अगर अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और फोकस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और वस्तु की अपेक्षा जब फोकस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है। छोटा नहीं, बहुत छोटा बनता है। तो यहाँ पे ये सब नहीं पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पे रखा जाता है तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। फोकस पे बनेगा तो बोलेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में अगर आपसे अगर पूछेगा तो फोकस पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, जो कि कैसा होता है, उल्टा होता है। उल्टा होता है और कैसा होगा, प्रतिबिंब का जो आकार जो है वो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होने का अर्थ है। आवर्धन अगर किसी का ऋणात्मक हो रहा है, अगर m जो है अगर माइनस आ रहा है, देखिए आवर्धन जो है गोलीय दर्पण में जो आवर्धन निकालते हैं कैसे निकालते हैं, -v/u बराबर, या फिर इसमें और एक फॉर्मूला लगा सकते हैं f/f-u। ये आवर्धन निकालने का फॉर्मूला है। अगर किसी का आवर्धन अगर माइनस में आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर किसी भी दर्पण का आवर्धन अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये है कि उसमें जो प्रतिबिंब जो बन रहा है ना, उसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आवर्धन माइनस में आने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक होने के कारण प्रतिबिंब कैसा होगा बताओ, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी नंबर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस कारण दिखाई देता है। दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब जो है किस कारण से दिखाई देता है। दर्पण में जो कोई भी प्रतिबिंब बनता है वो किस कारण से दिखाई देता है। तो हम लोग देखें, प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल भी नहीं। दर्पण में प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है कि प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण भी नहीं और विवर्तन के कारण भी नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। कोई भी चीज़ अगर दर्पण में अगर देखते हैं, उसका प्रतिबिंब को देखते हैं तो किसके कारण देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन के कारण देखते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या, उत्तल दर्पण किरणों को अभिसारित कर देता है। अभिसारित का मतलब समझते हैं, अभिसारित का मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पे किरणों को एकत्रित करना। अभिसारित का मतलब क्या करना है कि एकत्रित करना। अभिसारित का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना। तो उत्तल दर्पण किरणों को एकत्रित नहीं करती है। उत्तल दर्पण क्या करती है, किरणों को फैला देती है, छितरा देती है।
तो यहाँ पे इसलिए उसका ऑप्शन ए नंबर नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, अवतल दर्पण किरणों को अभिसारित करती है। अभिसारित का मतलब अभी बता दिए कि अभिसारित का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, जिसको हम लोग अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो अभिसारी दर्पण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे थे, कन्वर्जिंग मिरर। क्या, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है कि यह प्रकाश किरण को एकत्रित करेगा। तो अवतल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश किरण को क्या करता है, एकत्रित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। समतल दर्पण किरणों को मोड़ता है। समतल दर्पण कभी भी किरणों को नहीं मोड़ता है, इसलिए ये सी नंबर गलत है। सभी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी नंबर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्पण की फोकस दूरी मापी जाती है। दर्पण की जी फोकस दूरी जो मापी जाती है कहाँ से कहाँ तक। फोकस दूरी क्या होता है, जैसे एक दर्पण है, ये दर्पण है, इसका ये क्या है, ध्रुव है, और यहाँ पे इसका क्या फोकस है, और यहाँ पे इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या, ये ध्रुव हो गया, पी क्या हो गया, ध्रुव, और ये एफ क्या है, फोकस है। तो ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, ध्रुव से फोकस तक, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक अगर दूरी को मापेंगे तो उसका नाम क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या हो जाता है। वस्तु से फोकस तक बिल्कुल भी नहीं, वस्तु से फोकस तक, प्रतिबिंब से ध्रुव तक, वस्तु से फोकस तक बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रतिबिंब से ध्रुव तक अगर मापेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिबिंब दूरी हो जाती है, भी हो जाती है। यहाँ पे क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, शून्य रहती है। आप इस क्वेश्चन को सोचिए, इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में अगर आ जाएगा तो मैक्सिमम 90% बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्यों, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता है ना कि क्या है असल में इसका कॉन्सेप्ट। तो आप सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप अगर आपका आंसर अगर सही होता है तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, अगर गलत होता है तो देखिए मैं अभी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। क्या बोल रहा है कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल क्या होती है। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन जैसे मान लीजिए एक दर्पण ले लेते हैं, तो परावर्तन का मतलब क्या है कि प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से, मतलब प्रकाश कहाँ से आया, हवा से आया, हवा से आने के बाद, हवा से आया, आपतित हुआ दर्पण में, और आपतित होने के बाद यहाँ पे दर्पण से टकराया, टकराने के बाद यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो परावर्तित हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो परावर्तित किरण जो है, या आपतित किरण कहाँ से आया, हवा से आया, हवा से आने के बाद परावर्तित होने के बाद परावर्तित किरण कहाँ पे चल गया, हवा में चल गया। मतलब यहाँ पे माध्यम क्या हो रहा है, माध्यम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, हवा से आ रहा है और हवा में ही जा रहा है। मतलब माध्यम क्या है, सेम है, माध्यम क्या है, सेम है। जब माध्यम सेम होती है तो प्रकाश की जो चाल होती है वो भी क्या होती है, समान रहती है, वो भी क्या रहती है, समान रहती है। इसलिए प्रकाश की परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की चाल न घटती है न बढ़ती है, क्या रहती है, समान रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है परावर्तित होकर के उसी माध्यम में चल जाती है। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ से, हवा से आया और परावर्तित होकर के हवा में ही चल गया। तो यहाँ पे माध्यम जो है, मीडियम जो है चेंज नहीं हुआ है, इसलिए प्रकाश की चाल जो है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, एक समान रहेगी। हाँ, अगर यहीं पे प्रकाश की चाल कब चेंज होगी, जब इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ हवा है, क्या है, हवा है, हवा से यहाँ पे नीचे क्या, पानी है। जब हवा से प्रकाश की किरणें आती है और कहाँ पे अपवर्तित होकर के कहाँ पे जलती है, चल जाती है, पानी में चल जाती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि प्रकाश की किरणें हवा से आया, आपतित हुआ, लेकिन परावर्तित होकर के कहाँ पे गया, पानी में गया। यहाँ पे हवा और पानी दो अलग अलग माध्यम हो गया। जब माध्यम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे चाल भी क्या हो जाएगा, चाल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा, प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रकाश का चाल कब चेंज होगा, जब माध्यम चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे परावर्तन में क्या होता है कि माध्यम चेंज नहीं होता है, एक ही माध्यम से आता है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में चल जाता है। इसलिए प्रकाश की चाल जो है क्या रहेगी, समान रहेगी।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आते हैं तो 90% इस क्वेश्चन में फैल जाएंगे। 90% तो बच्चे जो है इस क्वेश्चन में फैल जाएंगे, जो कि गलत करके भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही करके आइए, और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन फालतू लेके नहीं आया हूँ, बिहार बोर्ड से रिलेटेड उससे सेम पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछता है वही सब क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप अगर मेरा सारा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपका साइंस में 90+ नंबर कहीं नहीं रखा गया है। ठीक है, साइंस में जो है 90+ नंबर आना ही आना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इस पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे हम लोग नहीं उतार सकते हैं, पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ये चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि यदि वस्तु और प्रतिबिंब समान दूरी पे हो तो दर्पण क्या होगा। तो आपको पता है कि समतल दर्पण में क्या होता है कि जितना दूरी पे, जैसे एक समतल दर्पण है, जितना दूरी पे वस्तु को रखा जाता है उतना ही दूरी पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, समान होती है। तो कौन सा दर्पण होगा, वो समतल दर्पण होगा। जब दोनों वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान हो जाए तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। और समतल दर्पण में वस्तु की जितनी ऊंचाई होती है प्रतिबिंब की ही उतनी ऊंचाई होती है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने का जो क्षेत्र है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फील्ड व्यू, सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ऊपर में भी आया था। ठीक है, कौन सा दर्पण का फील्ड व्यू सबसे ज़्यादा है, तो आपको मैं बताया हूँ कि उत्तल दर्पण का जो है फील्ड व्यू जो है, दृष्टि क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में अगर आएंगे तो इसमें पता नहीं कितने बच्चे जो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, अगर आप मेरा सेशन को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, सबसे अधिक होता है। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, परावर्तन के समय, इसके समय परावर्तन के समय परावर्तन के समय जो है किरण जो है किस नियम का पालन करती है। किरण जो है किस नियम का पालन करती है, ऊर्जा संरक्षण, इससे कोई लेना देना नहीं। परावर्तन हो रहा है तो किस नियम का पालन करेगा, परावर्तन का नियम का पालन करेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यूटन का नियम कहाँ से यहाँ पे घुस गया, और गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ से यहाँ पे बीच में आ गया, बताइए। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। सोलर कुकर में जो दर्पण उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अवतल दर्पण उपयोग होता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे रीजन पूछा है कि रीजन क्या है, कि प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को नहीं फैलाता है। प्रकाश को कौन सा दर्पण फैलाता है, उत्तल दर्पण फैला देता है। प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है, सोलर कुकर में क्या होता है कि प्रकाश किरण को जो है ना, प्रकाश किरण को एक बिंदु पे एकत्रित करता है। इसलिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को कोई एक बिंदु पे क्या करता है, एकत्रित करता है। बहुत सारा प्रकाश किरण आएगा, किसी एक बिंदु पे क्या हो जाएगा, उसको एकत्रित कर देगा। जैसे बहुत सारा प्रकाश की किरण को किसी एक बिंदु पर अगर एकत्रित करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, उसका तापमान, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कुकर है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि खाना जल्दी पक जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दर्पण का फोकस आभासी हो तो वह दर्पण होगा। किसी कौन सा दर्पण का जो है फोकस जो है आभासी होगा। देखिए, समतल दर्पण का जो है ना, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। इसलिए समतल दर्पण के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोकस दूरी को डिफाइन नहीं करते हैं, परिभाषित नहीं करते हैं। अगर आप फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या किसके लिए पढ़ते हैं, हम लोग गोलीय दर्पण के लिए पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे समतल दर्पण नहीं लगाइएगा। समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, आभासी पूछा है तो आभासी यहाँ पे आप बोलेंगे अरे समतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इसलिए समतल दर्पण हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे फोकस समतल दर्पण के लिए डिफाइन नहीं होता। उसका फोकस दूरी जो समतल दर्पण का क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी आभासी नहीं होता है। कैसी होती है, वो वास्तविक होती है। क्यों होती है वास्तविक, क्योंकि दर्पण से बाईं तरफ है। दर्पण के बाईं तरफ मापी गई दूरियाँ कैसी होती है, वास्तविक होती है, और दर्पण के दाईं तरफ मापी गई दूरियाँ कैसी होती है,
आभासी होती है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, आभासी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर होता है, वो दर्पण के आगे होता है, यहाँ पे होता है फोकस दूरी। ये कैसा होता है, इधर जो जैसे दर्पण के दाईं तरफ, ये दाईं तरफ है ना, दाईं तरफ मापी गई दूरियां, ध्रुव से दाईं तरफ मापी गई दूरियां कैसी होती है, प्लस में होती है। अब प्लस में होगी तो उसका जो फोकस दूरी कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी होने का मतलब ये भी है, यहाँ पे एक्चुअल में उसका फोकस नहीं होता है। जैसे अगर प्रकाश किरण यहाँ पे अगर हम लोग आपतित करते हैं तो इसको छितरा देता, फैला देता, और ये प्रकाश किरण को जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो आगे चल के यहाँ पे कटता हुआ प्रतीत होगा, और जिस बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो यहाँ कटता हुआ प्रतीत बोलते हैं, कटता हुआ प्रतीत होता है, तो यहाँ पे जिस बिंदु पे कटता हुआ प्रतीत होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो कटता हुआ प्रतीत हो रहा है मतलब एक्चुअल रूप से नहीं कटता, एक्चुअली नहीं कटता है, ठीक है। इसलिए इसका फोकस दूरी कैसा हो जाता है, आभासी हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। तो ये 75 क्वेश्चन मैं इस चैप्टर से करवा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप तीनों पार्ट को अगर देख रहे हैं तो यहाँ से आप कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बिहार बोर्ड वाले इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। इसलिए अगर मेरा सेशन को अगर अब तक अगर 2 सेशन को नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरा सेशन को देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 था। तो आप बताइए कमेंट में कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और अब तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय।